बांग्लादेश की कमान अब मोहम्मद यूनुस के हाथ में। खालिदा जिया समेत अपोजिशन के कई लीडरों को मिली रिहाई। अपने सिफारतकारों के जरिए भारतीय शहरियों से मुसलसल राब्ते में है भारत। मालियाती बिल पर आज भी लोकसभा में जारी रहेगी बहस। वजीर खजाना देंगे बहस का जवाब, जबकि राज्यसभा में इख्तिसासी बिल को मंजूर करने पर है बहस की तजवीज़। फिजी के दौरे पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने श्री शिव सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में की पूजा। सदर जमहूरिया आज फिजी से न्यूजीलैंड के लिए होंगी रवाना। न्यूजीलैंड के गवर्नर और वजीर आजम से करेंगी मुलाकात और विलिंगडन में बैनुल अक़वामी तालीमी कॉन्फ्रेंस से भी करेंगी खिताब। हैंडलूम डे आज। नायब सदर जमहूरिया हैंडलूम के शोबे में शिराकत के लिए तकसीम करेंगे अवार्ड। मुल्क के कई हिस्सों में मुख्तलिफ तकरीबात का इनकाद। शराब पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की दरख्वास्त पर आज हाई कोर्ट में होगी समाअत। ईडी ने ज़ैली अदालत के फैसले को किया चैलेंज। रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल से एक कदम दूर। फाइनल मैच आज। मीराबाई चानू भी मेडल के लिए करेंगी चैलेंज। अविनाश सेबले भी 3000 मीटर स्टेपल चेस में खेलेंगे फाइनल। और 3 मैचों की सीरीज के आखिरी और फैसला कौन मैच में भारत श्रीलंका का होगा मुकाबला। भारत के लिए करो या मरो की होगी सूरत हाल। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर डालते हैं नजर। बांग्लादेश सियासी अदम इस्तेहकाम और शदीद तनाव के दरमियान गैर यकीनी के दौर से गुजर रहा है। सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस को अबूरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर कर दिया है। इस सिलसिले में फैसला कल ढाका में राष्ट्रपति भवन बंग भवन में शहाबुद्दीन की तीनों सर्विसेज के सरबराहों और तलबा तहरीक के 13 रुकनी वफ्द के साथ मुलाकात में किया गया। सदर ने पार्लियामेंट भी तहलील कर दी है। मुजाहिरों की क़यादत करने वाली तलबा तहरीक ने पहले कहा था कि 84 साला यूनुस ने अबूरी हुकूमत की क़यादत करने पर इत्तफाक किया है। मोहम्मद यूनुस ने 2006 में ग्रामीण बैंक के जरिए गुर्बत के खिलाफ मुहिम चलाने पर अमन का नोबेल इनाम जीता था। बांग्लादेश में पीर को फौज ने चार्ज संभाला। इस दौरान मुल्क के कई हिस्सों से रातों रात तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हुए। जुलाई के वस्त से जारी बदअमनी के बाइस बांग्लादेश में हलाकतों की तादाद 440 हो गई है। दरियासना बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP की सरबराह और साबिक वजीर आजम खालिदा जिया को घर में नजरबंद से रिहा कर दिया गया है। दरियासना भारत अपने सिफारतकारों के जरिए भारतीय शहरियों से मुसलसल राब्ते में है। बांग्लादेश में सियासी अदम इस्तेहकाम के दरमियान ढाका से एयर इंडिया की परवाज दिल्ली पहुंची है। बांग्लादेश से भारत आने वाले मुसाफिरों का कहना है कि हालात ना तो बहुत अच्छे हैं और ना ही बहुत ख़राब। 18 जुलाई को बांग्लादेश में जंग का माहौल था और इसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया और फौज तैनात कर दी गई। Situation is not so good, not so bad. The interim government has taken the control of the country, and we do not know what comes next, but we hope for a better outcome. 18th July, I saw it was like a war zone in Bangladesh near my office in Uttara, and after that there was a curfew, and there were army and people getting killed in front of my eyes. Massacres happened over there. बहुत से स्टूडेंट मारा गया 1000 के ऊपर। वो ये अनऑफिशियली काउंटिंग है और ऑफिशियली वो बता रहे हैं कि 200 प्लस, बट अनऑफिशियली दैट वाज 1000 प्लस।
वजारत खारजा ने एक एडवाइजरी भी जारी की है जिसके तहत भारतीय शहरियों से कहा गया है कि वो लीबिया का गैर ज़रूरी सफ़र न करें। हुकूमत ने ये फैसला लीबिया की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद किया है। लीबिया में रहने वाले भारतीय शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो एहतियात बरतें, सड़क के जरिए दूसरे सूबों का सफ़र करने से गुरेज करें और तराबलस में भारतीय सिफारत खाने से हंगामी फ़ोन नंबर 218943992046 पर राब्ते में रहें। इससे कबल 23 मई 2016 को वजारत ने भारतीय शहरियों के लीबिया के सफर पर पाबंदी लगा दी थी। और आज लोकसभा में फाइनेंस बिल 2024 पर मजीद बहस की तजवीज़ है। इस पर आज मजीद बहस होगी और बहस के बाद इसे मंजूर किया जाएगा। इस बिल को कल वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने बहस के लिए लोकसभा में पेश किया था। इसके साथ ही लोकसभा में कानून साजी के मुख्तलिफ कामों के साथ साथ वक्फा सवालात के दौरान मुख्तलिफ वजारतों से कई अहम सवालात भी पूछे जाएंगे। इख्तिसासी यानी एप्रोप्रिएशन बिल और जम्मू कश्मीर इख्तिसासी बिल पर आज राज्यसभा में बहस की जाएगी और इसे दोबारा लोकसभा को भेजा जाएगा। पीर को लोकसभा में इख्तिसासी बिल मंजूर कर लिया गया है। इसके बाद राज्यसभा में कानून साजी के मुख्तलिफ कामों के साथ साथ वक्फा सवालात के दौरान मुख्तलिफ वजारतों से कई अहम सवालात भी पूछे जाएंगे। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने फिजी के श्री शिव सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में पूजा की। श्री शिव सुब्रमण्य स्वामी मंदिर दरियाए नाड़ी के करीब वाक़ है। ये जनूबी निस्फ कुर्रा में अपनी नौयत का सबसे बड़ा मंदिर है। ये मंदिर भगवान मुरुगन के लिए वक्फ है। मंदिर में रिवायती दरावड़ी फन तामीर का शदीद नज़ारा देखा जा सकता है। इसके बाद सदर अपने 3 मुल्की दौरे के दूसरे मरहले में न्यूजीलैंड रवाना होंगी। दौरे के दूसरे मरहले में सदर मुर्मू 8 और 9 अगस्त को न्यूजीलैंड का दौरा करेंगी। इस दौरान वो गवर्नर जनरल सिंडिकेरो के साथ 2 फरीकी मुलाकात करेंगी और वज़ीर आज़म क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात करेंगी। सदर जमहूरिया वेलिंगटन में एक बैनुल-अक़वामी तालीमी कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगी और साथ में ऑकलैंड में भारतीय बिरादरी से भी खिताब करेंगी। दौरे के आखिरी मरहले में सदर मुर्मू 10 अगस्त को तैमूर लेस्ते का दौरा करेंगी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की शराब पॉलिसी मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज हाई कोर्ट में दोबारा समाअत होगी। ईडी ने निचली अदालत के फैसले को चैलेंज किया है। दरअसल 20 जून की रात 8 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ये कहते हुए जमानत दे दी थी कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई बराह रास्त सबूत नहीं है, जिसके खिलाफ ईडी ने 21 जून को दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की। समाअत के दौरान ईडी के वकील ने कहा कि निचली अदालत का फैसला दुरुस्त नहीं है और उन्हें अपने दलाइल पेश करने का पूरा वक्त नहीं मिला। अब केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की अर्जी पर आज हाई कोर्ट में दोबारा समाअत होने वाली है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली शराब पॉलिसी मामले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। ईडी ने इस मामले में पूछगछ के लिए उन्हें 9 बार सम्मन भेजा था, लेकिन उन्होंने एक भी सम्मन का जवाब नहीं दिया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में मिल्कीपुर असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में इलेक्शन इंचार्जों और पार्टी अहदेदारों के साथ एक जायजा मीटिंग की। इंतखाबात के हवाले से उन्होंने बूथ मैनेजमेंट पर खुसूसी तवज्जो दी। योगी ने पार्टी अहदेदारों को हर घर तिरंगा मुहिम के सिलसिले में हर खानदान से राब्ता करने की हिदायत दी। उन्होंने ये भी कहा कि कारकुनों और अहदेदारों को हर हाल में आम लोगों के साथ जुड़ना चाहिए और तरक्याती मसाइल को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। कारकुनों को अपोजिशन की गुमराहकुन सियासत का जवाब भी देना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन ने लोकसभा इंतखाबात में आवाम को धोखा दिया है। कांग्रेस के दौर में कई मुंतखब हुकूमतों को बरतरफ किया गया था। अपोजिशन के दोहरे मेयार को बेनकाब करना होगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ अयोध्या के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन वजीर आला योगी आदित्यनाथ
ब्रह्मालेन परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की समाधि पर जाएंगे और वहां गुल्हाए अकीदत नजर करेंगे। इसके बाद वो दिगंबर अखाड़ा में ब्रह्मालेन परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की मूर्ति की नकाब कुशाई करेंगे। आपको बताते चलें कि राम मंदिर तहरीक को अपने अंजाम तक पहुंचाने में वजीर आला योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अविदनाथ और साथ में ब्रह्मालेन परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज ने अहम किरदार अदा किया है। अपने दौरे के पहले दिन वजीर आला योगी ने भगवान श्री राम लला के दर्शन किए। इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि पर जारी तामीराती काम के बारे में भी जानकारी ली। सुप्रीम कोर्ट आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से दायर नजरसानी की दरख्वास्तों पर समाअत करेगा, जिसमें गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती और जमानत से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून की कई दफात को चैलेंज किया गया है। इन दरख्वास्तों में विजय मदन लाल चौधरी केस में सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा किया गया है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती, जमानत और दीगर मुताल्लिका तरीक़ाकार से PMLA कानून की कई दफात को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस हुक्म को अज खुद नोटिस लिया है जिसमें हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को तनकीद का निशाना बनाया था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली 5 जजों की आईनी बेंच आज इस मामले की समाअत करेगी। दरअसल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस राजबीर सहरावत ने 17 जुलाई को दिए गए अपने हुक्म में एक मामले में हाई कोर्ट की जानिब से शुरू की गई तौहीन कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तनकीद की थी। जस्टिस सहरावत ने अपने हुक्म में कहा था कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मातहत अदालत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट की तरफ से शुरू की गई तौहीन अदालत की कार्रवाई में मुदाखलत करते हुए एहतियात बरतनी चाहिए। आज हैंडलूम का कौमी दिन है। कौमी हैंडलूम डे हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। 2015 में बुनकरों के लिए कौमी हैंडलूम डे मनाने का आगाज किया गया था और इस मौके पर मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं, जिसका मकसद हैंडलूम के शोबे में बहुत छोटी और दरमियानी सनतों को फरोग देना है। भारत की हैंडलूम इंडस्ट्री कदीम सकाफत और दस्तकारी की एक मिसाल है। इससे 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को बराह रास्त रोजगार मिलता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात प्रोग्राम में लोगों से कहा कि वो हैशटैग माई प्रोडक्ट माई प्राइड का इस्तेमाल करते हुए इस सनत को फरोग दें। स्वदेश के जज्बे से भरी हुई मुल्क की हैंडलूम इंडस्ट्री कदीम सकाफत और दस्तकारी की एक मिसाल है जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की कॉटेज इंडस्ट्री को एक अलग पहचान देती है। टेक्सटाइल की सनत मुल्क में रोजगार पैदा करने के सबसे बड़े जराये में से एक है, जिससे 4.5 करोड़ से ज्यादा अफराद को बराह रास्त रोजगार मिलता है, जिनमें खवातीन और देही आबादी की एक बड़ी तादाद भी शामिल है। 1905 में स्वदेशी तहरीक के आगाज की याद में हर साल 7 अगस्त को कौमी हैंडलूम डे मनाया जाता है। बुनकर समाज का हम सोशल सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखे हुए हैं। मोदी सरकार में मोदी जी ने उन्हें केवल बीमा से उनको बीमित नहीं किया है, उनके पारिवारिक सुरक्षा को भी देख रहे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई की भी चिंता कर रहे हैं, उनको डिप्लोमा और डिग्री का मुफ्त ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। और जो बुनकर होते हमारी बहन और भाई, उनके बने हुए कपड़ों को विदेश तक मार्केट दे रहे हैं। ये मोदी ने किया, ये पहले नहीं था। मैं आपको बता सकता हूं कि आने वाले दिन में हैंडलूम बढ़ेगा। 2015 में हुकूमत हिंद ने इस दिन को कौमी हैंडलूम डे के तौर पर मनाने का फैसला किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर दिया कि हथकरघा गुर्बत से लड़ने का एक आला हो सकता है। जिस तरह स्वदेशी तहरीक आजादी की जद्दोजहद में एक आला थी, PM ने अपने मन की बात प्रोग्राम में लोगों को एक नया हैशटैग माई प्रोडक्ट माई प्राइड इस्तेमाल करने की तरकीब दी। कई निजी कंपनियां भी AI के माध्यम से हैंडलूम उत्पाद और सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा दे रही है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगा कि बहुत से लोग अपने यहाँ के ऐसे लोकल प्रोडक्ट्स को पॉपुलर बनाने में जुटे हैं। आप भी अपने लोकल प्रोडक्ट्स को हैशटैग माई प्रोडक्ट
माय प्राइड के नाम से सोशल मीडिया पर अपलोड करें। के रोहतक में खवातीन खुद इन्हिसार हिंदुस्तान की मिसाल पेश कर रही हैं। मन की बात के जरिए पीएम ने खवातीन के इन सेल्फ हेल्प ग्रुप उन्नति की तरक्की के बारे में जानकारी दी और उनकी तारीफ भी की। हिंदुस्तान हमेशा अपने आला मेयार के हैंडलूम के लिए जाना जाता है और इसके नतीजे में इसकी मसनूआत को 5वीं सदी कब्ल मसीह तक भी बरामद किया जाता था। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों के मुख्तलिफ अंदाज हैं। इनमें से अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो बाग, चंदेरी और महेश्वरी शामिल हैं और रिवायती डिजाइन जैसे उत्तर प्रदेश के वाराणसी ब्रैकेट, जरदोजी, चिकनकारी, गुजरात से पटोला, भुजोड़ी, अजरक, बंधेज, तंगालिया, मातानी पचेड़ी, आशावली और कच्छ, साथ ही काठियावाड़ कढ़ाई और असम मणिपुर से फेनेक और तोंगम। हिंदुस्तानी हैंडलूम में इस्तेमाल होने वाली कुछ तकनीकें हैं जैसे बुनाई, कढ़ाई, रंगने या फिर प्रिंटिंग वगैरह। आजकल हिंदुस्तान के हैंडलूम और दस्तकारी समेत टेक्सटाइल की मसनूआत 100 से ज्यादा ममालिक को बरामद की जाती हैं, जिनमें अमेरिका और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, आइए अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की। और वैसे ज़्यादातर अखबारात की अगर बात करें तो बांग्लादेश की जो सूरत हाल है उसकी खबरों को ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खी जगह दी है। फिलहाल आपको बता दें कि मामूल पर आने तक बांग्लादेश की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। पड़ोसी मुल्क के हालात पर हिंदुस्तान की गहरी नज़र है और हुकूमत हिंद सिफारती मिशन के तवस्सुत से हिंदुस्तानी शहरियों के साथ बाकायदा राब्ते में है। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस को अबूरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर कर दिया है। फिलहाल हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। और आइए नजर डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी भी नाज़रीन हमने इसी अखबार से ली है। बांग्लादेशी फौज का मुल्क से कर्फ्यू उठाने का ऐलान कर दिया गया है। जो सरहदें हैं उन पर भी काफ़ी चौकसी बरती जा रही है और भारत इस पर भी पूरी नज़र बनाए हुए है कि किस तरह से सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जाए। और कल एक कुल जमाती मीटिंग में सियासी जमातों के जो जमात थी उनको हालात से आगाह भी किया गया था। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा पर। इसकी अगली सुर्खी है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को फिजी का आला तरीन शहरी एजाज़ दिया गया है। जी हाँ, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अपने फिजी के दौरे पर हैं और यहाँ आने वाली हिंदुस्तान की वो पहली सदर जमहूरिया हैं। आपको बता दें कि उन्होंने फिजी की पार्लियामेंट से भी खिताब किया और अरकान पार्लियामेंट से भी उन्होंने बातचीत की और साथ में उन्हें फिजी में रिवायती इस्तकबालिया तकरीब का से भी उनको रूबरू कराया गया और काफ़ी अच्छा उनके लिए एक एहतमाम किया गया था। और इसी अखबार की नाज़रीन आइए अगली सुर्खी भी देख लेते हैं। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि आज हैंडलूम डे मनाया जा रहा है। इस पर एक मजमून शाये किया है मरकज़ी वज़ीर बराए टेक्सटाइल गिरिराज सिंह का ये मजमून है, जिसमें लिखा है कि पायदार हैंडलूम की बहाली को फ़रोग़ देने का अज़्म, मकदार से ज़्यादा मेयार बहुत ज़रूरी है और हैंडलूम इंडस्ट्री में मेयार, मुस्तक़िल मिजाजी और टेक्नोलॉजी को तरजीह देना बेहद ज़रूरी उन्होंने बताया है। और जदीद उमूर के साथ साथ इसमें जो अमल है उसको मुतारिफ ज़रूर कराना चाहिए। और आइए अब देख लेते हैं अगली सुर्खी नाज़रीन। अगली सुर्खी भी इसी अखबार की है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त बेहद करीब है और इस मौके पर लोग पतंगबाजी करना बेहद पसंद करते हैं। उसी के ताल्लुक़ से ये खबर है कि पतंगबाजी के शौकीन अफराद के लिए हिदायत जारी की गई है, एडवाइजरी जारी की गई है। तारों और ट्रांसफार्मर से दूर रहकर पतंग उड़ाने की बिजली कंपनी की अपील है। और साथ में उन्होंने कहा है कि अगर जितना हो सके खुले में, यानी कि जो मैदान है वहाँ पर अगर आप पतंगबाजी करते हैं तो काफ़ी सारी मुश्किलात से बचा जा सकता है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। खेल से मुताल्लिक़ है।
पेरिस ओलंपिक से खबर है, नीरज चोपड़ा ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है। नीरज चोपड़ा मर्दों के जैवलिन थ्रो मुकाबले में पहली ही कोशिश में 89.34 मीटर का अपना दूसरा बेहतरीन थ्रो का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, जबकि जर्मन एथलीट अपनी 3 कोशिशों के बावजूद सिर्फ 85.64 मीटर का फासला ही तय कर सके। और चलते चलते एक और सुर्खी देख लेते हैं नाजरीन। बांग्लादेश से ही मुताल्लिक़ ये खबर है, अक़वाम मुत्तहिदा की बांग्लादेश में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतक़ली की अपील की गई है ताकि जो वहाँ हालात हैं उन्हें काबू में किया जा सके और फिर से जो भी माहौल ख़राब हो चुका है उसे ठीक किया जा सके। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। विनेश फोगाट ने तारीख रकम कर दी है। वो ओलंपिक फ़ाइनल में पहुंचने वाली पहली खातून रेसलर बन गई हैं। उन्होंने ख़वातीन के 50 किलोग्राम वज़न के ज़ुमरे के सेमीफाइनल की यूसनेलिस लोबिस को 5-0 से शिकस्त दे दी है। विनेश 1-0 से आगे थी, फिर आखिरी 3 मिनट में उन्होंने क्यूबा की पहलवान पर डबल लीग अटैक किया और 4 पॉइंट्स हासिल किए। उन्होंने इस बढ़तरी को आखिर तक बरकरार रखा और फाइनल में जगह बनाई। इस ओलंपिक में विनेश का सफर शानदार रहा है। अपने पहले मैच यानी प्री क्वार्टर फाइनल में विनेश ने 4 बार की आलमी चैंपियन और टोक्यो ओलंपिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट सोसाकी को 3-2 से शिकस्त दी। विनेश यूई सोसाकी को शिकस्त देने वाली पहली बैनुल-अक़वामी रेसलर हैं। इसके बाद विनेश ने फाइनल में ओक्साना को 7-5 से शिकस्त दी। अब सेमीफाइनल में 5-0 से जीत के बाद फाइनल में उन्होंने जगह बना ली है। विनेश अब गोल्ड मेडल पर नजरें जमाएंगी। वो आज गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला करेंगी। फाइनल में विनेश का मुकाबला अमरीकी रेसलर सारा एन से होगा। काबिले जिक्र है कि विनेश से पहले ओलंपिक में सिर्फ 2 मर्द पहलवान ही फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुए हैं। 2012 के लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार और 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में रवि दहिया फाइनल में थे, लेकिन दोनों आखिरी मैच हार गए थे। पहलवान विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक्स 50 किलोग्राम वजन जुमरे के फाइनल में पहुंचने के बाद मुल्क भर में जश्न का माहौल है। इस मौके पर उनकी जीत के बाद उनके घर वालों ने भी अपने गांव चरखी दादरी में जश्न मनाया। इनके साथ मौजूद बाकी लोग भी विनेश की कामयाबी के बाद बहुत खुश नजर आए और उन्होंने यकीन जाहिर किया कि विनेश गोल्ड मेडल जीतने के बाद ही भारत वापस आएंगी। 100% विश्वास है हमारी बेटी के ऊपर कि वो अब गोल्ड मेडल लेके आएगी और इस देश का नाम रोशन करेगी और साथ के साथ हरियाणा प्रदेश का और जिले का, अपने गांव का, इलाके का वो निश्चित रूप से नाम रोशन करने पड़ेगी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी, खासकर लड़कियों के लिए एक नया संदेश जाएगा। और भारतीय हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक्स 2024 के फाइनल में नहीं पहुंच पाई है। टीम को सेमीफाइनल में जर्मनी के खिलाफ 3-2 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। जर्मनी ने पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल मैच में भारतीय मर्दों की हॉकी टीम को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में जर्मनी का मुकाबला हॉलैंड से होगा, जिसने दूसरे सेमीफाइनल में स्पेन को शिकस्त दी थी। अगरचे भारतीय टीम गोल्ड मेडल के मैच के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, लेकिन हरमनप्रीत सिंह की क़यादत वाली टीम के पास कांसे का तमगा जीतने का मौका होगा। कांसे के लिए भारत का मुकाबला 8 अगस्त को स्पेन से होगा। इस मैच में भारत ने पहले क्वार्टर में 1 गोल करके बढ़तरी हासिल कर ली, ताहम दूसरे क्वार्टर में जर्मनी ने 2 गोल करके भारत पर बढ़तरी हासिल कर ली। इसके बाद भारत ने तीसरे क्वार्टर में एक बार फिर बराबरी का गोल किया, लेकिन मैच खत्म होने से 6 मिनट कबल जर्मनी ने तीसरा गोल कर दिया, जिसने आखिर में फर्क कर दिया। इस तरह भारत का गोल्ड मेडल जीतने के लिए 44 साल का इंतजार और बढ़ गया। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में अपनी मुहिम का शानदार आगाज किया। नीरज ग्रुप बी की क्वालिफिकेशन में पहले नंबर पर आए और उन्होंने पहली ही कोशिश में 89.34 मीटर की थ्रो के साथ इस सीजन में अपनी शानदार कारकर्दगी पेश की, जो कि 84 मीटर के क्वालिफिकेशन से कहीं ज्यादा थी। नीरज ने अपने तलाई तमगे के दिफा में शानदार शुरुआत की है और फाइनल में भी उनसे इसी तरह की कारकर्दगी की तवक्को है। एक और भारतीय खिलाड़ी किशोर जीना ने क्वालिफिकेशन में 80.73 का स्कोर किया, लेकिन वो फाइनल में जगह बनाने से महरूम रहे। अब तमाम भारतीयों की नजरें 8 अगस्त को होने वाले फाइनल पर हैं, जब नीरज चोपड़ा एक बार फिर भारत की जानिब से गोल्ड मेडल का दावा करते नजर आएंगे।
भारत और श्रीलंका के दरमियान 3 की मैचों की वनडे सीरीज का आज आखिरी और फैसलाकुन मुकाबला है। भारत ये मैच जीतकर सीरीज को बराबरी पर खत्म करना चाहेगी। और अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।